स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या हिंदी का जो हम लोग का कहानी का कार्य था, मेन बुक था, वो खत्म कर चुके हैं। उसमें से बिस्मिल्लाह खां पढ़ाना है, वो भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग हिंदी के जो सेकंड बुक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें से क्या आता है, अधिकतर उसमें से 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग के सिलेबस में बोला गया है 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कभी कभी एमसीक्यू आता है तो हम लोग पूरी अच्छी तरीके से उसको तैयार करेंगे। तो अभी आप लोगों ने 1-2 बार तो जनरल उन 2 चैप्टर को पढ़ ही लिया होगा। जो कथा संचयन हम लोग का बुक है, ठीक है, उसमें जो अभी कर्मनासा की हार और जांच अभी जारी है, वो दोनों चैप्टर ही हम लोग का सिलेबस में है, इस साल के लिए इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। अभी तो हम उसको देख पे पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इतना पढ़ा देंगे कि आप लोग का सारा जो डाउट है, सारा जो क्वेश्चन है, माध्यमिक एग्जाम में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग जो अपना सेकेंड हिंदी का बुक है वो भी स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, वो कथा संचयन में कर्मनासा की यार, जो जिसके लेखक है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है, उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो कर्मनासा की हार क्या है? देखो, कर्मनासा, तो पहली बात तो कर्मनासा एक नदी है, वास्तविक नदी है जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहती है। उत्तर प्रदेश बिहार के जो इलाके हैं उस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और कर्मनासा क्या है, उस समय कर्मनासा में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, बाढ़, समझ रहे हो। तो कर्मनासा नदी के आसपास के जो गांव है, बाढ़ जब आ जाता है तो गांव के लोग उसे अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये जो कहानी है उसी अंधविश्वासों के बारे में, जो कर्मनासा नदी के किनारे जो गांव है, ठीक है, नईडी बोल के गांव है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे कैसे अंधविश्वास रखते हैं अपने अंदर, उनके अंदर कैसे कैसे उस समाज में अंधविश्वास है, उन्हीं सब चीज़ों को हमारे सामने उजागर करने की कोशिश की है। कौन? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। देखो, बाढ़ का मौसम क्या, बाढ़ जब आता है तो क्या होता है, ये सब लोग कर्मनासा है, कर्मनासा के किनारे ये नईडी बोल के कोई गांव है, जब बाढ़ आता है तो पूरा गांव को जाता है, डूब जाता है, इस प्रकार का कुछ माहौल हो जाता है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, न्यूज़ों में देखा होगा, अधिकतर हमारे भारत के कुछ इलाकों में बाढ़ आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, पूरा जो क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो जाता है, जल से ही डूब जाता है। सभी जीव जंतु, प्राणी या मानव को बहुत ही ज़्यादा इस समय दुख सहना पड़ता है। बाढ़ का मौसम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कर्मनासा नदी में क्या होता है, अधिकतर बाढ़ आते रहते हैं और कर्मनासा नदी के किनारे जो एक गांव है नईडी वाले, वो लोग अधिकतर ऐसे ही फंस जाते हैं, ऐसे ही डूब जाते हैं, चारों तरफ का माहौल हो जाता है। उन्हीं से संबंधित ये कहानी है। तो कर्मनासा नदी में जो कैरेक्टर है, ठीक है, नदी देखो वास्तविक है, नदी में बाढ़ आता था, लोग अंधविश्वास से मानते थे, लेकिन ये जो घटना कहानी है वो उन चीज़ों पे आधारित बोल के एक मनोरंजक कहानी है, उस चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा सच में वहाँ पे कोई पात्र होगा, बस उसी सब चीज़ों का आधार मान के इस प्रकार की कहानी लिखा गया, काल्पनिक पात्रों के माध्यम से। ठीक है, तो उस समय कर्मनासा में क्या है, कर्मनासा नदी के किनारे जो नईडी गांव है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों में एक अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, उसका नाम है भैरव पांडे। क्या नाम है? इसका नाम है भैरव पांडे, जो पैर से पंगु मतलब लंगड़ा है। ये आप लोग को हम कार्टून के कैरेक्टर्स के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहानी को जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो एक इमेज क्रिएट होगा कि वो कैसा है। समझ आ गया? तो भैरव पांडे क्या है, एक सम्मानित व्यक्ति है उस गांव का, ठीक है, जिसको लोग सम्मान करते हैं, उसका खानदान, उसके कुल का बहुत ही ज़्यादा इज्जत है उस गांव में। ठीक है, उसी का नाम है भैरव पांडे। उसका एक छोटा सा भाई होता है, छोटा सा भाई मतलब इतना बड़ा ऐसी करके गोरा चिट्टा सा भाई होता है, उसका नाम होता है थोड़ा कुलदीप, थोड़ा क्या कुलदीप ही नाम होता है, कुलदीप पांडे। ठीक है, तो ये उसका भाई होता है। जब ये कुलदीप 2 वर्ष का था तभी इसकी माता पिता की मृत्यु हो जाता है, मतलब भैरव पांडे के भी माता पिता की मृत्यु, दोनों का तो एक ही है ना। तो उस समय क्या होता है, भैरव पांडे के मैंने भैरव पांडे का ये नहीं कि उसका चाचा चाची, मामा मामी या फिर दादा दादी कोई नहीं थे, भैरव पांडे खुद था, उसका 2 वर्ष का छोटा सा भाई था कुलदीप। तो भैरव पांडे अपने ही बूते अपने छोटे से भाई को क्या करता है, पालन पोषण करता है। वो शादी ब्याह नहीं करता है, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन अपने भाई के ही लालन पोषण, उसके भविष्य के निर्माण में ही खर्च कर देता है। ये उसका छोटा सा भाई कुलदीप है। कहानी में ये अभी 18 वर्ष का दिखाया गया है। ठीक है,
कहानी में ही नईडी का जो गांव है, उस गांव में ही एक विधवा लड़की रहती है अपने मायके में, ठीक है। टीलू महाराज की जो बेटी है, पुत्री है, नीची जाति से बिलोंग करती है, ये विधवा है, ठीक है। अभी उम्र कम ही है, क्योंकि उस समय बच्चों का जो होता था शादी बहुत कम उम्र में ही कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये कम उम्र की ही है, ठीक है। ये भी मतलब कुलदीप से ही छोटी है, मतलब समझ लो विधवा है तो क्या हुआ, कुलदीप से ही छोटी है, ठीक है। तो ये भी अभी कम उम्र की है। जो हम लोग का कुलदीप है, भैरव पांडे का भाई, वो भी कम उम्र का है। दोनों में ही क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। उसी से संबंधित ये थोड़ी कहानी है। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं कहानी में होता क्या है, ठीक है। तो समझ लो कमनासा नदी के किनारे ही क्या है, एक नईडी बोल के गाँव है। जब भी कमनासा नदी में बाढ़ आता है ना, तो वहाँ के नईडी वाले जो लोग हैं उस बाढ़ को देवी देवता या फिर देवी देवता के प्रकोप से जोड़ देते हैं, और कुछ इस प्रकार के बाढ़ को शांत करवाने के लिए सोखा मतलब कहानी में पढ़ने को मिलेगा, सोखा को बुलाते हैं, ठीक है। सोखा मतलब ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र के विद्या के माध्यम से चीज़ों को करते हैं, तांत्रिक टाइप का, ठीक है। उसी लोग को वहाँ पे सोखा बोला जाता है, ठीक है। तो सोखा उखा को बुलाते हैं, बलि बकरों की बलि चढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि उनका मानना है, अंधविश्वास है, इसी चीज़ को तो अंधविश्वास बोलते हैं। उनको लगता है कि जो कमनासा की नदी में बाढ़ आया है वो देवी देवता के प्रकोप के कारण आया है। इस गांव के लोगों ने कुछ पाप का कार्य किया है, जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई है। और ये नदी जब तक शांत नहीं होगी, जब तक इसमें किसी प्रकार का बलि नहीं चढ़ेगा, किसी जीव का, चाहे वो बकरी हो चाहे वो किसी मनुष्य का हो। तो ऐसे होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि कभी बार बूढ़ी औरत या फिर उसकी बच्ची का एक बलि चढ़ा था, वो शांत हो गया, बकरों का बलि चढ़ाया गया, शांत हो गया। इस प्रकार का चीज़ वहाँ पे चलते आ रहा है, अंधविश्वास लोगों को प्रचलित है, ठीक है। हो जाता है, कभी कभी हो गया होगा वहाँ पे क्या, कि कोई स्त्री मर गई होगी या बच्ची मर गई हो, तो अचानक वो बाढ़ शांत हो गया होगा, तो वो समझ गया कि बाढ़ बलि देने से ही नदी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। इस प्रकार का अंधविश्वास लोगों में प्रचलित हो गया। तो होता क्या है, जो भैरव पांडे होता है वो अपने छोटे भाई कुलदीप को पढ़ाता लिखाता है, बड़ा कराता है। अभी वो 18 वर्ष का हो चुका है, ठीक है। पूरी कहानी है, जो पूरी आधी कहानी जो है, देखो आधी कहानी भैरव पांडे भूतकाल के दिनों को याद करके आधी कहानी है, और आधी कहानी प्रेजेंट टाइम में है। कुछ समय में कहानी में भैरव पांडे प्राचीन चीज़ों को याद करके पूरा कहानी लिखा गया है, और कुछ समय में वास्तविक जो प्रेजेंट टाइम है उन टाइम में कहानी आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। ऐसा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा थी। ये चीज़ें थोड़ा उलझन पैदा करेगी, इसलिए हम थोड़ा बता दिए, ठीक है। अब होता क्या है, भैरव पांडे का जो छोटा भाई है कुलदीप जो क्या करता है, फुलमत से प्रेम करने लगता है। लेकिन समाज के जो लोग हैं अभी भी जाति पाति को मानते हैं, इसलिए भैरव पांडे उसको बोलते, भैरव पांडे बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, उसको अपने जो सबसे ज़्यादा उसको अपने खानदान के इज्जत का, दादा पर दादा जो इज्जत बनाया है उसको सबसे ज़्यादा चिंता है। वो बोलते हैं कि तुम अगर नीची जाति की लड़की से प्रेम करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि जाति पाति का भेदभाव अभी भी बहुत ज़्यादा उस गांव में है, ठीक है। भैरव पांडे उसको एक बार मना भी करते हैं, तभी वो नहीं मानता। फिर एक बार उसको देख लेते, जिसके कारण भैरव पांडे उसको थप्पड़ मार देते हैं। वो भैरव पांडे के डर से जो कुलदीप है वो गांव छोड़ के चला जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में धनसेरा चाची जो है, एक गांव में रहने वाली एक महिला है, वो लोगों के मत जाके बोलती है, जो फुलमत है, जो विधवा स्त्री थी टीटू मल्हार की, ठीक है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह, हवा की तरह फैल जाती है कि एक विधवा स्त्री जिसका पति कई वर्ष पहले मर गया, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, मतलब उसने किसी पाप कार्य किया है। क्योंकि साधारण सी बात है, कोई विधवा स्त्री जिसके पति नहीं, उसके बच्चे कैसे हो सकते। तो पूरे गांव में ये क्या हुआ, एक पाप के तरह इसको ट्रीट किया जाने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। यही धीरे धीरे किसको पता चलती है, भैरव पांडे को भी ये बात पता चल जाती है। भैरव पांडे को चूंकि ये पता था कि फुलमत और उसके छोटे भाई कुलदीप का प्रेम संबंध था, इसीलिए भैरव पांडे को पता चल जाता है वो जो बच्चा है वो भैरव पांडे का भाई का ही है। भैरव पांडे कुछ पल के लिए ये सोचता है कि वो जो बच्चा है, अगर लोगों को पता चलेगा तो मेरे खानदान, मेरे जो ये खानदान का इज्जत है वो डूब जाएगा,
ठीक है। जैसे ही लोगों को सब कुछ पता चल जाता है, अभी तक लोगों को ये पता नहीं था कि कुलदीप ही उस बच्चे का बाप है, लेकिन लोगों को पता है कि फुलमत ने बच्चे को जन्म दिया है। लोग, पूरे गांव के लोग इस चीज को पाप समझ रहे थे और लोग यही समझ रहे थे कि जो इस बार कमनासा नदी में जो बाढ़ आया है ना, वो किसके कारण आया है? इसी पाप के कारण आया है। इसी पापी ने कुछ गलत कार्य किया है, एक विधवा होते हुए एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके कारण कमनासा नदी में क्या हुआ? बाढ़ आया है। अब सारे गांव के जो लोग हैं, उस गांव का जो मुखिया है, वो सबको इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं इस नदी में देखो, इस नदी में लोगों को मानना है कि इस नदी में जब तक जीवों की बलि नहीं दोगे, जब तक ये नदी शांत नहीं होगा। सारे गांव के लोग अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, वो सारा जो कार्य है, सारा जो जिम्मा है पाप का कार्य, किसको थोप देते हैं? वो फुलमत और उसके बच्चे को थोप देते हैं कि तुम ही ने ये पाप का कार्य किया है, तुम्हारे कारण ही कमनासा की नदी में क्या हुआ? बाढ़ आया है, सभी का जो प्राण है वो खतरे में है। और उसके बच्चे को जबरदस्ती, उसके जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, दूधमा बच्चा, उसको क्या करना चाहते हैं? वो कमनासा नदी में फेंक के सब अपने अपने प्राण बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबको विश्वास था कि जैसे उस बच्चे को फेंक देंगे हम बच जाएंगे। लेकिन बच्चे का क्या कार्य, क्या कसूर था जो लोग बच्चे को फेंकना चाहते हैं? बस लोगों में क्या थी? लोग लालची हो रहे थे, स्वार्थी हो रहे थे। लोगों को अंधविश्वास था कि बच्चे को कैसे, कभी भी जैसे ही किसी जीव की उसमें बलि देंगे, वो उन लोगों की प्राण क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसीलिए वो सारा जिम्मा, सारा जो करतूत है किस पे थोप देते हैं? फुलमत पे थोप देते हैं और उसके बच्चे को वो क्या करते हैं? कमनासा नदी में फेंकने की चेष्टा करते हैं। ये बात जैसे ही भैरव पांडे को पता चलती है, भैरव पांडे भी कुछ क्षण के लिए खुश हो जाते हैं कि बला टली, अर्थात जब बच्चा मर जाएगा, ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा वो बच्चा किसका था और मेरे खानदान की इज्जत बच जाएगी। भैरव पांडे कुछ क्षण के लिए ये चीज सोच लेते हैं, लेकिन जो उनका मानवता वाला जो रूप था वो सामने आ जाता है और वो जाते हैं और बच्चे को बचाते हैं और लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो बच्चा है वो कुलदीप का ही है और फुलमत ने किसी प्रकार का पाप कार्य नहीं किया है। और भैरव पांडे चूंकि इतने सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, इसीलिए उनका कोई विरोध नहीं करता। वो लोगों को बोलते हैं कि तुम पाप के, ये जो देवी देवता का प्रकोप समझ के तुम पाप के कारण कमनासा नहीं आया। अगर पाप के कारण आया होगा तो गांव के सभी लोग इतने ज़्यादा पापी हैं, सबका एक एक पाप को अगर हम गिनाना स्टार्ट कर दिए तो सभी लोगों को कमनासा की गोद में शामिल होना पड़ेगा। मतलब सभी लोगों ने पाप किया है तो बेचारी फुलमत ही क्यों उसमें डूबे, तुम लोग भी डूबो, ठीक है, इस प्रकार का बात बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि कमनासा का जो बाढ़ है वो तुम्हारा इस बलि, बच्चे, छोटे से बच्चे की बलि देने पे नहीं शांत होगी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए बांध बनवाना पड़ेगा। मतलब वो बोल देते हैं कि जो अंधविश्वास के चक्कर में देवी देवता का प्रकोप समझ के तुम इसको शांत करने की कोशिश कर रहे हो, ये ऐसे शांत होने वाला है नहीं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बांध बना के इसको तुम शांत कर सकते हो। तो यहाँ पे उस पूरे कहानी में कई प्रकार के जो अंधविश्वास है, ठीक है, गांव में कोई गांव होता है, प्राचीन गांव, उसमें लोगों में कैसे कैसे अंधविश्वास होता है, उन सब चीज़ों के बारे में लेखक ने बताने की कोशिश किया। पहला तो अंधविश्वास जो है जाति पाति को लेकर, जो भैरव पांडे जैसा मानवतावादी आदमी भी लोगों के समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे, इस डर से जाति पाति का विरोध करते हैं, अपने छोटे से भाई का जो प्रेम है उसको नकारते हैं, उसको मारते हैं, जिसके कारण वो छोटा सा भाई क्या होता है? भाग जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे होता है। उसके बाद लोगों में जो देवी देवता के प्रति, देवी देवता से किसी भी चीज़ को जोड़ देते हैं, उसका तांत्रिक विद्या के माध्यम से क्या करते हैं? उसका इलाज खोजने करते हैं, झाड़ फूक पूजा पाठ के माध्यम से लोगों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। होता है गाँव में, देखना सांप काट लिया तो उसको झाड़ फूक करवाएंगे नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो ये अंधविश्वास है। डॉक्टर के पास ना ले जाने के कारण कई बार होता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन्हीं अंधविश्वासों से उजागर करने के लिए किसी गाँव में, किसी लोगों में कैसे कैसे अंधविश्वास है, ठीक है, कैसे कैसे किसी भी चीज को भगवान से जोड़ देते हैं, देवी देवता से जोड़ देते हैं और उसका उस प्रकार से वो क्या करते हैं? समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब चीजों को उजागर करने के लिए जो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने ये कहानी कर्मनासा की हार हम लोग के सामने रखी है। कर्मनासा की हार मतलब उस नदी की हार, उस अंधविश्वास की हार। ऐसी जो कर्मनासा के साथ जो प्रचलन कथा थी कि कर्मनासा जब भी किसी बच्चे की बलि लेगा तभी शांत
शांत होगा, लेकिन वो क्या हुआ, वो जो अंधविश्वास था उसका पराजय हो जाता है। सॉरी, बच्चे नहीं, किसी जीव की प्राण लेगा तभी वो शांत होगा। लेकिन इस बार वो क्या होता है, कोई भी जीव का बिना जान लिए वो जो कर्मनाशा की नदी है उसको शांत होना पड़ता है। मतलब उसके साथ जो अंधविश्वास जुड़ा था उसकी हार हो जाती है, मतलब कर्मनाशा की हार हो जाती है। मतलब उसके साथ जो अंधविश्वास था समाज का उसकी हार होती है। समझ में आ गया। अब इसी पर आधारित आपको एक दो बार पढ़ लीजिए इस कहानी को, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस पे आधारित कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन सब चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कर्मनाशा की हार कहानी का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो ये कर्मनाशा की हार कहानी है, इसको अच्छे से यहाँ पे लिखा गया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये 2 पन्ना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, कभी कभी होता है जब कुछ चीज़ लिखने बैठते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता कौन सा लाइन के बाद क्या हुआ था, घटना याद नहीं होता। तो एक बार यहाँ पे सारांश भी, संक्षिप्त में सारांश भी लिखा गया है, संक्षिप्त विवरण किया गया पूरा कहानी का। बस 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। कर्मनाशा कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया है, जो समाज में किसी ग्रामीण परिवेश में कैसी कैसी समस्या है, 2017 में ये क्वेश्चन भी आया था, उसको इस कर्मनाशा की हार कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है। तो उस चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है। तो कैसे कैसे अंधविश्वास है, जाति पात का अंधविश्वास, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। देखो, अंधविश्वास, जात पात, ये समस्या है। ठीक है, ये हमारे समाज की समस्या है जो हमारे समाज को उन्नत नहीं, विकसित नहीं होने दे रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग को क्या करिए, रोक रही है। ये हमारे लिए क्या एक समस्या के समान है। तो इन्हीं समस्याओं को क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इन्हीं समस्याओं को लेकर ये कहानी रचित की गई। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा, आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। शिक्षा का अभाव, ग्रामीण लोगों में शिक्षा का अभी भी अभाव है, ये भी एक प्रकार की समस्या है। अगर वह पढ़े लिखे होते तो वह अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते। बांध को रोकने के लिए वो क्या करते, कुछ वैज्ञानिक हल निकालते। ठीक है, पूजा पाठ का तरीका नहीं खोजते, इसलिए पता चलता अभी भी लोगों में क्या है, शिक्षा का अभाव है, मानवीय मूल्यों का अभाव। मानवीय मतलब दया माया नहीं है। लोग अपने अपने प्राण बचाने के, अपने परिवारजनों के प्राण को बचाने के लिए छोटे से बच्चे को, मासूम से बच्चे को, दूध मुहे बच्चे को फेंकने को तैयार हो जाते हैं। इससे पता चलता लोगों के मन में माया दया नहीं है। एकता का अभाव, लोग देखो, वो जो मुखिया था वो गलत काम कर रहा था, लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी लोग उस मुखिया का विरोध नहीं करता। इससे पता चलता है ग्रामीण लोगों में अभी भी क्या है, समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं, ऊंचे वर्ग के लोगों के खिलाफ जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो एकत्र होकर उसका विरोध नहीं करते। ये समस्या है। ठीक है। कर्मनाशा की हार कहानी के आधार पर भैरव पांडे का चिंतन करें। कर्तव्य निष्ठा एवं आदर्शवादिता। ठीक है, ये तो कर्मनाशा की हार कहानी के माध्यम से भैरव पांडे का चिंतन करें, 2019 में आया था। इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है। कर्मनाशा की हार एक सामाजिक अंधविश्वास पर आधारित एक कहानी है। कर्मनाशा की हार जो कहानी है सामाजिक अंधविश्वास, समाज में कैसे कैसे अंधविश्वास प्रचलित है उस पर आधारित एक कहानी है। इसको भी एक बार आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें अंधविश्वास पे कैसे विजय प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब अंधविश्वास पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को देवी देवता नहीं जोड़ना चाहिए, जाति पाति का जो ये भेदभाव उसको मिटा देना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, जैसे भैरव पांडे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, एक पल के लिए वो सोचते हैं कि फुलमत अगर अपनी ही जाति की होती, मतलब उनको फुलमत से विधवा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उनको जाति से प्रॉब्लम था, और जाति से उनको प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली में लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, कौन लोग कैसी कैसी कथाएं रचेंगे उनके खानदान के बारे में, इज्जत के बारे में, इन सब चीज़ों से वो डरते थे। तो लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचने का ही उद्देश्य हमें देते हैं। कर्मनाशा की हार अंधविश्वास की पराजय, मानवता की विजय का उद्घोष है। इस कथन का प्रकाश डालिए। मतलब कर्मनाशा की हार कहानी के माध्यम से अंधविश्वास जो था कि जो कर्मनाशा नदी का जो ये है वो प्रकोप, वो बिना किसी जीव की बलि लिए नहीं लौटता है, लेकिन इस बार उसे लौटना ही पड़ा। मतलब ये क्या हुआ, मानवता का वहाँ विजय की शुरुआत हुई, किस पे, अंधविश्वास पे। ठीक है, अंधविश्वास वहाँ पराजित हुआ और मानवता विजय हुई। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से लिखिएगा। कर्मनाशा की हार कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और आज के समय में ये कहानी कितनी उपयुक्त सिद्ध होती है। मतलब कर्मनाशा की हार कहानी के माध्यम से जो लेखक है हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और आज के समय में कितनी रिलेवेंट है। मतलब आज के समय में भी क्या इस प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित है तो उसको लिखना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है।
कुलदीप का चरित्र चित्रण करें। जो कुलदीप है वो क्या है, वो भी एक लड़का था, ठीक है। उसके चरित्र चित्रण, उसने प्रेम किया, उसका बच्चा भी होने वाला था। इन सब चीज़ों से जान कर भी वो क्या हुआ, भाग गया, ठीक है। तो उसके चरित्र के बारे में आप लोग को कभी लिखने आ सकता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ के लिखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुलदीप और भैरव पांडे के चरित्र की तुलना करें। जो कुलदीप है और भैरव पांडे है, दोनों एक दूसरे के चरित्र क्या है, विपरीत है, ठीक है। भैरव पांडे जो है वो अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, कर्तव्य के बारे में जानते हैं, अपनी मर्यादा को जानते हैं, लेकिन कुलदीप जो है वो जानता नहीं है, उस चीज़ों से भागता है, ठीक है। फुलमत के साथ ऐसा उसने प्रेम संबंध किया, ठीक है, प्रेम करना कोई गलत कार्य नहीं, लेकिन जब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बारी आए तो लोगों के समाज के डर से वो क्या हुआ, अपने भाई के प्रकोप से वो भाग गया। ये तो गलत है ना। तो उसे फुलमत उससे पूछती हुई कि तुम मुझे बीच मझधार में लाके छोड़ तो ना दोगे, मतलब मेरे साथ प्रेम संबंध करके तुम मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे अकेले समाज के सामने। लेकिन वो कुलदीप जो है ऐसा ही करता है। तो उन दोनों के चरित्र में बहुत सा अंतर था, उन सब चीज़ों को भी आपको अच्छे से लिखना है। कमनासा की हार कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध करें। मतलब कमनासा की हार कहानी का जो शीर्षक है वो सटीक है या नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से लिखना और ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। कमनासा की हार कहानी के अंत में भैरव पांडे फुलमत को और उसके बच्चों को अपना लेना किसका प्रतीक है। तो लास्ट में क्या होता है, भैरव पांडे जो होते हैं फुलमत और उसके बच्चे को अपना लेते हैं। ये मानवता का विजय है, ठीक है, मानवीय मूल्यों का विजय है। समाज की जो अंधविश्वास है उस पे जो मानवता है उसकी विजय का एक उद्घोष है, मतलब उसकी एक शुरुआत है, उसका एक प्रतीक है, उसका एक उदाहरण है हम लोग के सामने, ठीक है, कि कैसे समाज में जो अंधविश्वास है उस पर मानवता विजय प्राप्त कर दिए। भैरव पांडे भी स्टार्टिंग में सोचते हैं कि फैमिली का इज्जत, इसका इज्जत, ठीक है, अंधविश्वास, लेकिन वो जो अंधविश्वास जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने जाके बोला, ठीक है, कि जो अंधविश्वास मिटाने की वो चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अंधविश्वास पे सत्य की, मानवता की विजय का एक शुरुआत है ये जो चीज़ हुआ यहाँ पे। हाँ, तो इसी के साथ जो हम लोग का ये जो कमनासा की हार है वो जो हुआ वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसका आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग का पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस एक दो बार आप कहानी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस MCQ भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार पूरे कहानी को एक दो बार पढ़ लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताने की चेष्टा करेंगे। समझ में आ गया? तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस कहानी को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करें, नेक्स्ट कहानी को पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।